नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और साथियों, हिम्मत मत हारिएगा। मुझे पता है पढ़ाई करते करते जो वक्त मेहनत करते हैं बंदे, और पढ़ाई करते करते हमारा एक समय ऐसा आ जाता है कि ऐसा लगता है कि अब छोड़ दें। साथियों, हिम्मत मत हारिएगा। हो सकता है आपका थोड़ा जो माइंड है अपसेट हो जाए, तो 2 मिनट साथियों उस तरीके से एंजॉय करिएगा जिसमें आपको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मान लो कोई सॉन्ग सुनना है मोटिवेशनल, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें, या किसी के साथ डिस्कशन करें। ऐसी दोस्तों जो बातचीत करें ताकि आपका जो है माइंड वापस जो है एक पर जो अध्ययन करने के प्रति अग्रसर हो जाए। बिल्कुल दोस्तों डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, क्योंकि आपको उस सपने के प्रति नजर रखनी है, कॉन्सेंट्रेट करना है जो सपना आपने देखा है। थैंक यू। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी में साथियों हमने काफ़ी जो कोर्स है लगभग खींचा है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको भारत का मानचित्र करवाया, उसके बाद में दोस्तों भारत का स्थिति विस्तार परिचय, उसके बाद में भारत के भौगोलिक उपनाम, भारत के नदियों के किनारे स्थित शहर, भारत का भौगोलिक विभाजन, बहुत ही विस्तृत तरीके से 5 डिवीजन आपको करवाए हैं। उसके बाद में दोस्तों भारत की नदियां पड़ी है। भारत में दोस्तों नदियों और सभी नदियां मुख्य रूप से हमने बारीकी से पढ़े। भारत के जलप्रपात, भारत की झीलें, भारत की नहरें, सब हमने दोस्तों विस्तृत तरीके से, भारत के बंदरगाह, भारत का परिवहन, सब दोस्तों विस्तृत तरीके से पढ़ा है। बस जरूरत है साथियों आपको देखने की, नोट्स बनाने की, और अपना स्कोप जो है जीके जीएस का आगे बढ़ाने की। चलिए अब अपन बात करते हैं दोस्तों। चैनल का नाम आप जानते ही हैं साथियों, एचपीएस एजुटेक लिखिएगा, एचपीएस, और सर्चिंग लिस्ट में आ जाएगा दोस्तों EDUTECS। देखते ही इस चैनल को जल्दी से कीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने भाइयों बहनों और मित्रों में व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर भाई बहन तक पहुंच सके। और ऐसा करके दोस्तों आप इस भाई का हौसला बढ़ाइएगा। थैंक यू। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए कम टू द पॉइंट, आज अपन नया टॉपिक शुरुआत करेंगे दोस्तों, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, हेडिंग लगाइएगा भारत की जलवायु। दोस्तों ये जो टॉपिक है लगभग अपन 3-4 वीडियो में करेंगे, ऐसा नहीं है घास काट देंगे। पीसीएस की तैयारी तक का मैं वादा करता हूं आपसे सवाल मिलेगा, फिर तो दोस्तों नॉलेज जो है अनंत है। ये दोस्तों एक रिकॉर्डेड क्लास है तो समय तो लगेगा साथियों, याद रखिएगा, आवाज पर ज्यादा ध्यान दें साथियों। चलिए भारत की जलवायु हेडिंग लगाइएगा। अब जलवायु से जुड़ी हुई जो शब्दावली है उस पर थोड़ी मैं सामने दोस्तों आपके बात कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों जलवायु पढ़ने से पहले अपने को कुछ जानकारी होना जरूरी है। देखिएगा आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, वायुमंडलीय दशा। वायुमंडलीय दशाएं या वायुमंडलीय दशा क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। हमारी पृथ्वी या धरातल के चारों ओर लगभग धरातल से 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक दोस्तों जलवाष्प, वायवीय कणों, धूल कणों वे गैसीय अवस्था जो फैली हुई आवरण के रूप में है, जो पृथ्वी यानी कि धरातल से ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है, इसे दोस्तों अपन कहते हैं वायुमंडल। और इन वायुमंडल में वैसे तो दोस्तों कई अनेक घटनाएं घटित होती है, लेकिन हमें पढ़ना है वायुमंडलीय दशाएं, तो इसमें मैं आपको जलवायु से जुड़ी हुई बात करूंगा, अन्य बातें नहीं करेंगे। जो वायुमंडल की घटनाएं जो जलवायु को प्रभावित करती है उसे दोस्तों वायुमंडलीय दशाओं के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहले है दोस्तों तापमान। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, तापमान। वायुमंडल में दोस्तों ठंड व उष्ण की स्थिति जो होती है उसे तापमान कहते हैं सामान्य रूप में। याद रखिएगा यह तापमान दोस्तों वायुमंडलीय दशाओं का मुख्य बिंदु है, जिसमें आपको बता देता हूं तापमान ही वो दोस्तों एक
अपन कह सकते हैं वो स्थिति है जो जलवायु हो, चाहे ऋतु हो, चाहे मौसम हो, उसको परिवर्तित कर देता है। सामान्य रूप में आप तापमान के बारे में दोस्तों पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये मान लो धरातल है, तो दोस्तों धरातल के अंदर की ओर जाएंगे तो तापमान जो है बढ़ेगा, याद रखिएगा बढ़ेगा। लेकिन इनके बढ़ने की जो दर है वो दोस्तों आंतरिक भाग तक जाएंगे तो एक समान नहीं रहेगी, घटती जाएगी। तो पहली लाइन आप दोस्तों पीसीएस की तैयारी करने वाले भाई में ध्यान दें इस बात पर, धरातल के अंदर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, लेकिन बढ़ने की दर गहराई बढ़ने के साथ साथ घटती है। आपका सवाल एक तथ्य के रूप में आता है, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। बस अब देखिएगा दोस्तों, धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान क्या है, घटेगा, और घटने की जो दर है ध्यान रखिएगा दोस्तों वो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, जो वायुमंडलीय दशाओं में मानी जाती है। सामान्य रूप में अपने को दोस्तों सभी वायुमंडलीय जो मुख्य जलवायु से रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो होती है दोस्तों सौरमंडल में, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है ट्रोपोस्फीयर, उसमें होती है। और यह दोस्तों एवरेजली 13-14 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा पर इसकी थोड़ी ऊंचाई ज्यादा होती है, लगभग 18 से 19 किलोमीटर। सुनिए, अपन को सामान्य ध्यान रखना दोस्तों, जब धरातल से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वायु तापमान घटेगा, और वो तापमान कितना घटेगा, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा। और दोस्तों 1000 मीटर, जिसे आप कहते हो 1 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाएगा। और अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा आप 1000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हो, अगर मान लो फीट में दे दे तो 3.6, ध्यान रखना 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान जो है घटेगा। समझ में आ गई दोस्तों। आप सामान्य रूप में आप इसको छोड़ ही दें फीट को, आप केवल दोस्तों इसी को ध्यान रखें, तापमान घटने की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री। साथियों इस रेट को कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, जिसको अपन NLR कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता रहा हूं, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटेगा तो सामान्य सी बात है ना मेरे भाइयों, पर्वतीय स्थल ऊंचाई पर होते हैं तो साथियों पर्वतों पर जो स्थान होते हैं वो ठंडे ही तो होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण सुनिएगा। राजस्थान की सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी मानी जाती है माउंट आबू, जो गुरु शिखर है माउंट आबू पर्वत पर, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब दोस्तों लगभग ये 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर पर घट रहा है 6.5 डिग्री, तो 1.5 किलोमीटर दोस्तों वो 700 मीटर ज्यादा है, तो लगभग दोस्तों आपको पता है 4 डिग्री और घट गया, तो 4 और 6.5 जोड़ेंगे तो लगभग 10.5 11 हो जाएगा। आप मुझे बताइए उस समय धरातल पर तापमान होता है दोस्तों 30 डिग्री, तो मुझे बताइए उस चोटी पर दोस्तों 11 डिग्री माइनस करें तो 18-19 डिग्री हुआ या नहीं। और सामान्य सी बात है दोस्तों, शीत ऋतु में आपको यह तापमान राजस्थान में देखने को मिलता है, तो ग्रीष्म ऋतु में वो स्थल ठंडा होगा कि नहीं। इसीलिए दोस्तों पर्यटक स्थल जो ठंडे होते हैं वो पर्वतों पर होते हैं, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है और वायु विरल होती है, और वायु विरल होने के कारण दोस्तों ठंडा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यह तो हो गई तापमान वाली बात। दूसरी दोस्तों तापमान से जुड़ी हुई और मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तापमान को मापा जाता है थर्मामीटर से, थर्मामीटर से, याद रख लेना, यह भी कभी आपको पूछा जा सकता है। और पृथ्वी का जो औसत तापमान है, औसत तापमान वो है साथियों 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से सुना, हम जलवायु पढ़ेंगे इसलिए पूरी पृष्ठभूमि आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूंगा। सुनिएगा 15 डिग्री औसत तापमान है। इस तापमान में वृद्धि होना किस कारण से हो रही है,
कृत्रिम कारकों से, चाहे CO2 का बढ़ना हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, XYZ, इनके कारण इस तापमान में बढ़ोतरी होना ही दोस्तों क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है साथियों? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी होना ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, जिसे आप वैश्विक तापन कहते हो साथियों। इस बात को छोड़ दीजिएगा। अब तापमान के बारे में इतना ही ध्यान रखें, यानी तापमान में परिवर्तन होगा तो सामान्य सी बात है वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होगा, पहली बात। दूसरा दोस्तों देखते हैं अपन वायु दाब। वायु दाब, एयर प्रेशर जिन्हें कहते हैं दोस्तों, ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब भी घटता है, तापमान भी घटता है, जल वाष्प भी घटती है। ध्यान से सुनना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, पृथ्वी के समुद्र तल पर वायु दाब एवरेज जो होता है वो होता है 1013 मिलीबार। ध्यान से सुनना, अगर इसको दोस्तों इंच में माप ले तो 38.92 इंच माना जाता है। सामान्य सी बात है दोस्तों, मैं आपको एक बात याद करवाता हूं, तापमान और वायु दाब में बिल्कुल उल्टा संबंध है, ऋणात्मक नेगेटिव संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? पहले तो आपको वायु दाब किसे कहते हैं? एक निश्चित क्षेत्र में हवा का, यानी वायु का पड़ने वाला भार क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है सामान्य रूप में। अब दोस्तों पृथ्वी का जो औसत समुद्र तल पर वायु दाब है वो है, ध्यान रखना, 1013 मिलीबार, 38.92 इंच, और अगर कभी आपको पूछ ले तो 75 सेंटीमीटर में भी ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को नोट करना, वायु दाब और तापमान में उल्टा संबंध होता है बिल्कुल साथियों। तो अब देखना, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं नोट करें दोस्तों, वायु दाब व तापमान में, बिजली ने धोखा दे दिया मेरे साथियों, थोड़ा एडजस्ट करना, भगवान करे आ जाए। वायु दाब व तापमान में उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब यह हुआ कि तापमान ज्यादा तो वायु दाब कम, और वायु दाब ज्यादा तो तापमान कम। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में दोस्तों ज्यादा को कहते हैं उच्च और कम को कहते हैं न्यून। सुनिएगा, उच्च तापमान होने पर वायु दाब उस क्षेत्र का न्यून हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र में हवाएं हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ जाती है, इसलिए दोस्तों वो क्षेत्र खाली सा हो जाता है, तो भार कम हो जाएगा, और भार कम होने पर उस क्षेत्र का वायु दाब कम हो जाएगा। उस क्षेत्र को भरने के लिए दोस्तों हवाएं, जो वहां पर उच्च वायुदाब होगा कम तापमान वाला, उस क्षेत्र से उस क्षेत्र को भरने के लिए आती है। इसीलिए दोस्तों ध्यान से सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जो आगे लिखेंगे, हवाएं जो होती है हमेशा उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से न्यून वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। कंसेप्ट क्लियर रखना दोस्तों, ध्यान रखना, यही आपकी जलवायु का निर्धारण करेंगे। फिर चाहे किसी भी राज्य की जलवायु हो, चाहे देश की जलवायु और चाहे विश्व की जलवायु, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। चलिए ध्यान रखना, वायु दाब व तापमान में उल्टा संबंध है, उच्च वायु दाब न्यून तापमान, और उच्च तापमान न्यून वायु दाब। अब दोस्तों ध्यान से सुना, वायु दाब का जो मापन होता है वो होता है बैरोमीटर से होता है, ध्यान रखना। और वायु दाब मापने की जो इकाई है वो है मेरे साथियों मिलीबार। कंसेप्ट किधर हो गया? मिलीबार होती है, ध्यान रखना। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल दोस्तों, ध्यान रखना, दो रेखाओं के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, आइसोथर्म और आइसोबार। इसको भी आप नोट करना, ध्यान रखना। पृथ्वी पर समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोथर्म कहलाती है, और समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखाएं आइसोबार कहलाती है। आइसो का मतलब होता है सब, समझ में आ गई सोतियों? अब देखो, वायुदाब को मापते हैं बैरोमीटर में और तापमान को मापते हैं थर्मामीटर में। आपका एग्जामिनर एक सवाल पूछता है साथियों आपसे कि जब थर्मामीटर के अंक बढ़ते हैं तो बैरोमीटर के अंक गिरते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल सही बोल रहा हूं साथियों।
तापमान व वायु दाब में उल्टा संबंध है। तो साथियों सही बोल रहा हूं ना, जब बैरोमीटर के पाठ्यांक यानी उच्च वायु दाब होगा, बढ़ेगा, तो थर्मामीटर के पाठ्यांक गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आपका एग्जामिनर सवाल और घुमाता है कि जब थर्मामीटर का पारा बढ़ता है तो बैरोमीटर का पारा गिरता है। समझ में आ गई बात आपको? दोनों सिचुएशन समझ लेना दोस्तों। चलिए अब आगे दे। और आइसोथर्म, धरातल पर समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म होगी, और समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा आइसोबार होगी। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज, बिजली ने थोड़ा धोखा दे दिया, मैं खुद एडजस्ट कर रहा हूँ, अगर आप एडजस्ट कीजिएगा 5-10 मिनट देखते हैं, नहीं तो क्लास रोक देगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। अगली बात करें वायुमंडलीय दशाओं में, पहला पॉइंट तापमान, दूसरा वायु दाब, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पवन, जिसे अपन सामान्य रूप में आप हवा कहते हो दोस्तों या वायु कहते हो। सुनिएगा दोस्तों, पहली बात तो मुझे ये बताएं, वायु और पवन तो एक ही शब्द है, लेकिन ये हवा क्या है? सामान्य रूप में दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती है ना, उस गैसों को ही क्या कहते हो? हवा कहते हैं। आपसे पूछ ले हवा क्या? वायुमंडल में उपस्थित गैसों का मिश्रण ही हवा है दोस्तों। आपको सामान्य रूप में मैं आपको बताऊं, टायरों में आप जब गैस भरते हो, वो गैस ही तो है, आप क्या कह रहे हो? हवा भरे, कहते हो कि नहीं कहते हो? वो गैसों का मिश्रण ही दोस्तों हवा है। और जब ये हवा दोस्तों संचरण करने लग जाए, यानी चलने लग जाए, डायनेमिकली गतिशील हो जाए, तो इसको दोस्तों कहते हैं पवन या वायु। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पवन जो होती है ना, वो हमेशा एंड हमेशा, ध्यान से सुनना, मैं 2 नियम लिखवा रहा हूं दोस्तों पवनों के, आप 2 नियम लिख लेना। जलवायु पढ़ने से पहले ये 2 नियम जरूरी है। पहला, पवन हमेशा हमेशा उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों से, उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से न्यून वायु दाब की ओर चलती है, न्यून वायु दाब की ओर चलती है दोस्तों, ध्यान रखना। उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से न्यून वायु दाब की वाले क्षेत्र की ओर चलती है। पहला नियम तो दोस्तों यही लिखना, वाले क्षेत्र की ओर। पहला नियम बोल रहा हूं दोस्तों, पवन हमेशा 100% गारंटी उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से न्यून वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है साथियों। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां न्यून वायु दाब होगा वहां टेम्परेचर हाई होगा, और हाई होने से दोस्तों हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ जाएगी, क्षेत्र खाली हो जाएगा, और उस खाली क्षेत्र को भरने के लिए दोस्तों भारी पवनें वहां आने के लिए आकर्षित होगी, इसलिए उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर चलेगी। पहला नियम। दूसरा नियम दोस्तों ध्यान रखना, देखिए दोस्तों, यह पृथ्वी की पृथ्वी की जो काल्पनिक आकृति है उसे आप कहते हो ग्लोब। दोस्तों आप समझिएगा, ये पृथ्वी की आकृति, ध्यान में बीचों बीच में भूमध्य रेखा, भू यानी पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, इसी कहते हैं दोस्तों। इस रेखा के ऊपर वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। इतना तो आपको पता ही है साथियों। सुनिएगा अब जो दूसरा नियम है वो क्या बोल रहा है, हमेशा सुनिए दोस्तों। जो एक ज्योग्राफिकल भूगोलवेता है जिनका नाम है साथियों फेरल, ध्यान रखना, फेरल का नियम है दोस्तों। और यह दूसरा नियम जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, यह फेरल साहब कहते हैं दोस्तों कि पवने, ध्यान से सुना, पवने जिस दिशा से चल रही है, अगर वो पवने दोस्तों भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में चले, तो अपनी जिस दिशा से आ रही है, पीठ की दिशा वाली दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, और उत्तर दिशा से जा रही है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर जा रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। सामान्य रूप में दोस्तों मैं आपको वापस बता रहा हूं, फेरल का नियम कहता है पवनों के बारे में कि उत्तरी गोलार्ध से चलने वाली कोई भी पवन जब दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करे, तो जिस दिशा से आ रही है उसकी दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध से जब उत्तर की ओर जाए तो दोस्तों वह उत्तरी गोलार्ध में
दाईं ओर मुड़ जाएगी। कंसेप्ट क्लियर? चलिए देखो मैं आपको समझा रहा हूं साथियों। यह माना कि पृथ्वी और भूमध्य रेखा, पवन मान लो दोस्तों चल रही है इस प्रकार, समझ में आ गई दोस्तों? तो इस प्रकार चल रही है तो पहली बात तो ये दक्षिणी गोलार्ध में मुझे बताओ किस दिशा की ओर मुड़ेगी। सामान्य सी बात है दोस्तों, ये इस प्रकार जा रही है, पीठ से आ रही है तो किसकी ओर मुड़ेगी? बाईं ओर। ध्यान रखना, बाईं ओर मुड़ेगी, यानी अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ गई। लेकिन जब दोस्तों ये गोलार्ध भूमध्य रेखा को पार कर लेगी तो उत्तरी गोलार्ध में, वापस बोल रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध में पवन दोस्तों जिस दिशा से आ रही है पीठ की ओर से दोस्तों दाईं ओर मुड़ जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। वापस सुन लेना, ये देखो दक्षिणी गोलार्ध में पवन चल रही है दोस्तों, मान लो तो ये अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ गई। लेकिन जहां अब दोस्तों इसने पार किया भूमध्य रेखा को और आ गया उत्तरी गोलार्ध, तो दोस्तों अब मुझे बताओ पवन जो चल रही है इस प्रकार चल रही थी, लेकिन साथियों उत्तरी गोलार्ध में आते ही ये पवन इस प्रकार की थी तो दाईं ओर मुड़ जाएगी, तो इस प्रकार की हो जाएगी। समझ में आई साथियों? ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में जिस दिशा से आ रही है उसकी दाईं ओर हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये है दोस्तों 3 सिचुएशन। ध्यान से सुनिएगा वायुमंडल के बारे में। अब देखिएगा वायुमंडल की दशाओं के बारे में। अब आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, आज बिजली बड़ा धोखा दे रही है। वायुमंडलीय दशाओं के बारे में सुनिएगा, यानी वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन अगर मैं कहूं तो आप समझिएगा तापमान, वायु दाब व पवनों की स्थिति में परिवर्तन होना। मैं जैसे ही बोलूं वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होना, आप समझिएगा दोस्तों इन तीनों में परिवर्तन होना मुख्य रूप से। चलिए अगला टॉपिक दोस्तों, अगला जो शब्द है मुख्य रूप से वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा दोस्तों समझिएगा मौसम, मौसम। तीसरा शब्द है ऋतु और चौथा शब्द है साथियों जलवायु। अब देखिएगा तीनों दोस्तों, तीनों वर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, समय का परिवर्तन है दोस्तों, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सुनिएगा दोस्तों, अल्पकालिक समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन हो, वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन। वापस बोल रहा हूं मौसम के बारे में दोस्तों, अल्पकालिक समय के लिए जब वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आप समझिएगा उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अल्पकालिक समय कितना? कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ दिनों से सप्ताह हो सकता है, कुछ घंटों से कुछ दिन, मुख्य रूप से जैसे 2-4 दिन। यह दोस्तों बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊं सुबह के समय मौसम साफ होता है और शाम के समय आसमान में बादल छा जाएंगे तो हवाएं ठंडी चढ़ी चलने लगेगी, गर्मी का स्तर गिर जाएगा, तो आप कहेंगे मौसम में परिवर्तन हो गया। समझिएगा, तो अल्पकालिक समय में वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम। और दोस्तों मध्यकालिक समय, मध्यकालिक का मतलब कुछ दिनों से कुछ महीनों के लिए अगर वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो उसे कहते हैं साथियों ऋतु। जैसे आप देखते हो सर्दी में मुख्य रूप से सर्दी पड़ती है, ग्रीष्म काल में मुख्य रूप से गर्मी रहती है, तो इस प्रकार की वायुमंडलीय दशाओं में बदलाव होना क्या कहलाती है साथियों? सीजन, ऋतु। चलिए अगला है दोस्तों जलवायु, जिसे कहते हैं क्लाइमेट। याद रखिएगा दोस्तों, दीर्घकालिक अवधि के लिए, लंबे समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं में बदलाव होना क्या कहलाता है साथियों? जलवायु कहलाती है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, IMO इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दोस्तों के अनुसार 31 वर्ष की अवधि जलवायु के लिए निर्धारित की गई है, यानी जिस क्षेत्र में लगभग 31 वर्ष तक जो है वायुमंडलीय दशाएं समान रहती है उसको उस क्षेत्र की जलवायु माना जाएगा। समझ में आ गई साथियों? चलिए आगे दोस्तों कल बात करेंगे, क्योंकि बिजली ने धोखा दे दिया, आपको शायद अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए क्षमा चाहता हूं, कल बात करेंगे। थैंक यू। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे।